चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं अपन ज्यामिति चैप्टर, ठीक है। उसमें से जो पहला चैप्टर है ज्यामिति, जो पूरी यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, ठीक है। उससे जानने से पहले सबसे पहले समरूपता का मतलब ये होता है कि वो ये देखो ये मार्कर और ये मार्कर सेम टू सेम मार्कर जैसे दिख रहे हैं, ये होता है समरूपता। अब इसको मैं छोटा कर दूंगा तो भी समरूप तो रहेगा। समरूपता मतलब ये होता है, देखो एक ये समकोण त्रिभुज, अब इसके ये छोटा वाला एक और समकोण त्रिभुज, समझ में आया। साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप समान है, समरूप बोलते हैं उसको, समझ में आया, ठीक है। ये कोण बराबर होंगे 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, समझ में आया। ये होता है समरूपता, इसको अच्छे से और जानेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल देखो, अब अगर कोई वस्तु कितनी गुना छोटी हो रही है या कितनी गुना बड़ी हो रही है उसको बोलते हैं स्केल गुणक। क्या बोलते हैं? स्केल गुणक, समझ में आया। क्या बोलेंगे? स्केल गुणक। ध्यान दो ध्यान दो, एक रेखा है, क्या है? रेखा है। मान लो ये है ए बी, क्या है जनक? ए बी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये शुरुआत में था 10 सेंटीमीटर, शुरुआत में क्या था? 10 सेंटीमीटर। बाद में इसको मैं छोटा कर दिया तो इसका नाम मैं दे दिया ये ए बी, मतलब ये ए ये बी है ना, तो ये पी और ये क्यों हो जाएगा। और बाद में इसको मैं ना 5 सेंटीमीटर कर दिया। क्या कर दिया? 5 सेंटीमीटर। तो हुआ ये कि मैं इसको आधा कम कर दिया। कितना कम कर दिया? आधा कम कर दिया, समझ में आया। कितना कम कर दिया? आधा कम कर दिया। तो मैं क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वो है 2 गुना पी क्यू, लिख सकता हूँ। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी बटे पी क्यू बराबर 2, समझ में आया, क्लियर है। ए बी बटे पी क्यू बराबर 2। अब यहाँ पर कोई रेखा था ए बी, ध्यान दो, ये तो खैर समझ गए। तो यहाँ पर जो ये जो 2 है ना, 2 गुना कम किया ना, इसी को बोलेंगे स्केल गुणक। इसी को क्या बोलेंगे? स्केल गुणक, समझ में आया। चीजों को छोटी से बड़ी करोगे तो स्केल गुणक जो है ऐसा 2 रहेगा, और बड़ी से छोटी करोगे ना तो 1 से छोटा आएगा, मतलब ना 1 से बड़ा रहेगा। छोटी संख्या को बड़ी से छोटी करोगे तो स्केल गुणक 1 से बड़ा आएगा। देखो 1 से बड़ा है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या करो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? इसको ध्यान से देखते रहना, इसको ध्यान से देखो, इसको, यही चोर है। इसको क्या मैं देखो, इसको इधर ले जाऊंगा और 2 को इधर ले आऊंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मैं बोल रहा हूँ 2 इधर आके ए बी बटे 2 हो जाएगा और इधर पी क्यू, और यहाँ पर देखो ए बी उधर जाएगा तो 1 बटे 2 बराबर पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी। मतलब बड़ी से छोटी पे करो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या बनाओ, छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या बनाओ, तब ये 1 से छोटा आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? ये जो है वो लेस देन 1 है ना, 1 से छोटा है ना, समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ना यार, कोई भी अगर कोई एक छोटी वस्तु है उसको बड़ी वस्तु ले जा रहे हो तो स्केल गुणक जो है वो 1 से कम हो जाएगा, समझ में आया। तो स्केल गुणक यदि 1 से कम हुआ, मतलब देखो यदि लेस देन 1 हुआ, समझ में आया, लेस देन 1 हुआ, स्केल गुणक को x से करते हैं, तो x अगर 1 से छोटा, यही मतलब है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु, छोटी से बड़ी ले जा रहे हैं क्या? देखो पी क्यू से ए बी, क्या कर रहे हैं? पी क्यू से ए बी ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु, समझ में आया। छोटी से बड़ी बना रहे हैं, छोटी से बड़ी बना रहे हैं, पर्रम है, ठीक है, छोटी से बड़ी बना रहे हैं। और अगर स्केल गुणक 1 से बड़ा आया, मतलब बड़ी से बड़ा, इसमें बड़ी से बड़ा बना रहे हैं और इसमें बड़ी से बिजौरी बना दे रहे हैं, समझ में आया जनक? ठीक है, अब आएगा समझ, देखो अब और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देते रहना, मान लो कोई रेखा है पी क्यू, क्या है? पी क्यू, उसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। मान लो कितना गुना बड़ा किया पता नहीं है, ए बी कर दिया, ठीक है,
ए बी कर दिया। समझ में आया? पी क्यू क्यू क्या कर दिया? ए बी कर दिया। मतलब पी क्यू बराबर ए बी होगा, और कितना गुणा किया? ये गुणा इधर लगेगा ना यार, क्योंकि पी क्यू बड़ा है। समझ में आया? तो इसमें x का गुणा करूंगा तो अभी तो पी क्यू आएगा। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना समझ में? अब देखो पी क्यू से ए बी कर रहे हो, पी क्यू से ए बी कर रहे हो, तो ये इधर आएगा, तो हो जाएगा पी क्यू बटे ए बी बराबर 1/x हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो छोटी से बड़ी करोगे ना तो 1/x आता है, और कितना गुणा करोगे? यही तो है गुणा, कितना गुणा कर रहे हैं, इसी x को क्या बोलेंगे? स्केल गुणक। अब समझ आया क्या? स्केल गुणक। स्केल गुणक अगर एक से छोटा आया तो छोटी वस्तु को बड़ी कर रहे हैं, स्केल गुणक अगर एक से बड़ा आया तो बड़ी वस्तु को क्या कर रहे हैं? छोटी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक सवाल लो। अब एक सवाल लो, ध्यान देते रहना। सवाल यह है कि एक मेरे पास एक एरिया है, क्षेत्रफल, एक मैदान है जिसका क्षेत्रफल है शुरुआत में 3x4 मीटर के एरिया दिया हुआ, 3x4 में। समझ में आया? मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है? 12 मीटर, 12 मीटर वर्ग ये दिया हुआ है ना, यही दिया है ना, 12/4 इतना बाई इतना का जो देते हैं वो क्षेत्रफल देते हैं ना, लंबाई गुणित चौड़ाई देते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ में आया? तो ऐसा दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है? 3x4 मीटर। समझ में आया? मीटर वर्ग क्षेत्रफल है ना, 3x4 मीटर वर्ग। समझ में आया? यदि इसका स्केल गुणक, यदि इसका स्केल गुणक, ध्यान देते रहना, 1/10 है। स्केल गुणक क्या है? 1/10 है। तब नया क्षेत्रफल कितना होगा? नया जो क्षेत्रफल बनेगा ना, नया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? नया क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में? देखो ये एक से छोटा है ना, एक से छोटा है, एक से छोटा है मतलब, एक से छोटा है मतलब छोटी से बड़ी हो गया, छोटी से बड़ी होगी। तो मान लो नया जो क्षेत्रफल बनेगा वो a है, नया जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना है? a है। तो वो देखो ना, a में देखो बड़ी से छोटी बनेगी, a में कितना? ये छोटा वाला, देखो शुरुआत में क्या है? ये छोटा वाला है, इसमें मैं क्या करूंगा? स्केल गुणा कर दूंगा 1/10, और ये बराबर हो जाएगा 3x4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, या ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। क्या कैसा लिख सकता हूँ? 3/4। देखो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में क्या था? 3x4। बाद में मान लो क्षेत्रफल ए बी हुआ, ये हो जाएगा कितना? 1/10। स्केल गुणक दिया हुआ है। समझ में आया? शुरुआत में क्या था, बाद में क्या हुआ? शुरुआत में क्या था, बाद में क्या हुआ? ठीक है, चलो अब गुणा करो। ए बी का गुणा 1 से तो ए बी ही हो जाएगा। अब 3x4 मतलब कितना? 12 का गुणा 10, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? 120। समझ में आया क्या? 10 गुना बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ये आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है? ऐसा आएगा। ठीक है, तो स्केल गुणक जनरली 1 नंबर का आएगा। ठीक है, 1 नंबर का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे, 1 नंबर का क्वेश्चन मतलब सीधी सी एक रेखा है, सीधी सी एक रेखा है, या मान लो क्षेत्रफल है, कुछ भी है। ठीक है, मान लो रेखा है जो कि है 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। बाद में इसको मैं कर दिया 100 सेंटीमीटर। कितना कर दिया? 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये जान लो कि स्केल गुणक यहाँ पर 2 से बढ़ा है। 2 से क्या हुआ है? बढ़ा है। अब बढ़ा है मतलब बड़ी से, जब छोटी से बड़ी बनाओगे ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे निकालना स्केल गुणक। ठीक, सवाल ये दिया है, सिद्ध कीजिए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज पहला तो समरूप है और दूसरा उसका क्षेत्रफल भी बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, समरूप मतलब कोई 2 कोण बराबर है, और 2 कोण बराबर हो सकता है 2 भुजा भी बराबर है। समझ में आया? कोण को मेन देखना, समरूप है मतलब कोण बराबर है। ठीक है, कोई 2 कोण बराबर है तो समरूप होता है। और सर्वांगसम के लिए मैं प्रमेय बताया था, सर्वांगसम के लिए या तो 2 कोण 1 भुजा बराबर हो तब सर्वांगसम होगा, या तो 2 भुजा 1 कोण बराबर हो, या तो तीनों भुजा बराबर हो। समझ में आया? तब जाके क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो वही लाना है। अब मान लो मेरे पास कोई 2 त्रिभुज है, मान लो कोई 2 त्रिभुज है, तो पहला जो त्रिभुज है वो मान लो ए बी सी है, मान लिया, और जो दूसरा त्रिभुज है
वो मान लो, वो क्या मान लो, पी क्यू और आर है। मान लिए सवाल में क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो वह सर्वांगसम है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, चलो मान लिया कोई दो त्रिभुज है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है सबसे पहले तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह समरूप का निशान, समझ में आया, समरूप है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल उसको रोक देते हैं। और क्या दिया है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, मतलब तथा एरिया, ए आर लिख दिया, हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ रहा है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। समझ में आया, और त्रिभुज सर्वांगसम है, ये भी दिया हुआ है, दे दिया है। अब हम ये जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है, क्या है, समरूप है, तब ये दोनों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, वो भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। समझ में आया, किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है, इसको और सिद्ध करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सिद्ध करेंगे इसको भी। ठीक है, फिलहाल मान लो, फिलहाल क्या करो, मान लो। तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो जाएगा संगत भुजा के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा कौन सा, ए बी बटे, संगत भुजा ए बी की संगत भुजा पी क्यू, अब इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग। समझ में आया, वर्गों के बराबर होता है ना, काटना मत वर्ग को, बराबर कोई और दो, ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग बराबर, तीसरा भुजा क्या बच गया, बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। ये होता है समरूप है तो। समझ में आया, ये होता है कब, जब समरूप हो तब। अब चूंकि ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर है, मतलब ये दोनों तो बराबर है क्या जी, बराबर है, तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, अतः ये कट के हो जाएगा, ये बराबर एक हो जाएगा ना, मतलब ये तीनों बराबर एक। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये एक हो जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। समझ में आया क्या, अब ये बराबर एक। समझ में आया, अब देखो ये इसका मान चाहिए, ये दोनों में देखो इसका चाहिए, ये दोनों में देखो इसका चाहिए, ये दोनों में देखो। समझ में आ रहा है अब क्या बोल रहा हूँ, अब देखो, अब इसलिए ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर एक, मतलब ये दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर, वह दोनों वर्गमूल लगा दो, स्क्वायर हट जाएंगे, या तो ऐसा कर लो, इसका गुणा इधर कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब ध्यान से देखो, वर्ग वर्ग कट जाएगा, मतलब ए बी बराबर निकलेगा पी क्यू, समीकरण नंबर पहला। समझ में आया, सेम वैसे ही इसमें ए सी बराबर पी आर निकलेगा, ए सी बराबर पी आर, एक एक तो करके मत दिखाओ, एक हो गया, बाकी को इसी प्रकार लिख दिया करो। समझ में आया, इसी प्रकार इस तरफ लिख दो, इसी प्रकार से क्या होगा, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर तथा बी सी बराबर क्यू आर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समझ में आया, अब देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों भुजा बराबर है, इसकी संगत भुजा इसके बराबर है, इसकी संगत भुजा इसके। समझ में आया, अब तीनों भुजा बराबर है, किसी दो त्रिभुजों में संगत भुजा आपस में बराबर है तीनों भुजा, तो वो त्रिभुज होता है सर्वांगसम। समझ में आया,
तीनों भुजा अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। समझ में आया? भुजा 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 प्रमेय बोलते हैं उसको, तीन भुजा बराबर है ना, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया? मिटा दूं ऊपर को। अतः 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 समीकरण एक, दो व तीन से, एक दो व तीन से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का निशान ये है, हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर से। समझ में आ रहा है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा प्रमेय लगा? तीन भुजा बराबर है ना, तो ये हो जाएगा भुजा भुजा भुजा, ऐसे डैश दे दो, भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। यही तो लाना था क्या जी? अगर सवाल दे सर्वांगसम है मतलब या तो कोई दो कोण एक भुजा बराबर है, या तो कोई दो भुजा एक कोण बराबर है, या तो तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर मत लेना, ठीक है। तीनों कोण बराबर मत लेना, वो सर्वांग समता नहीं होता, ठीक है। और सर्वांगसम का मतलब तो समझते हो, एक आकृति पूरी तरह से दूसरी आकृति को ढक लेती है। समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूँ ये जो मार्कर है, ये मार्कर के सर्वांगसम है, तो ये जो मार्कर को एक साथ ऐसे देखूंगा तो एक दूसरे को ऐसे ढक लेगा ये। समझ में आया? मतलब इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। समझ में आया? ये होता है सर्वांग समता। क्लियर है? तो ऐसे लाना है। सवाल है, सिद्ध कीजिए किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक चीज बस दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज है, अब वो क्या है, समरूप है। समझ में आया? अब सिद्ध ये करना है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है या नहीं है। इससे पहले जो लाया थे ना समरूप में वर्गों का अनुपात किए थे, वो इसी से आया था वो, ठीक है। अब उसी को सिद्ध कर देंगे। देखो मान लो कोई दो त्रिभुज है मेरे पास, क्या है, दो त्रिभुज है, दो क्या है, त्रिभुज है। छोटा छोटा बनाऊंगा यार, जगह नहीं बचता। अच्छे से बना लेना तुम लोग, ठीक है, प्रॉपर जगह, या हाथ जान मत बना देना उसको, हाँ, थोड़ा सा देख ताक के बनाना अच्छे से। चलो ये मान लो कोई दो त्रिभुज है मेरे पास, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। माना दो त्रिभुज है, अब दोनों जो है वो क्या दिया हुआ है, समरूप है, ठीक है। हल लिखो अब, हल माना त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। मान लिए, समरूप तो दिया हुआ था, नाम लिए इसलिए मान लिए, ठीक है। क्या है, समरूप है, मान लिए। चलो अब यहां पर एक रचना करते हैं, एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या किए, ध्यान दो, ए बी सी है ना, तो यहाँ पे डी लंब डालो। डी क्या किए, रचना सबसे पहले ए डी जो है लंब डाले किस पर, बी सी पर, तथा पी क्यू आर है ना, एस लंब डाल दो यहाँ पर। एस क्या लंब डाले, पी एस किस पर डाले, क्यू आर पर, ठीक है। ये रचना किए, ठीक है, दिया है लिखना रचना। उसके बाद लिखना सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि देखो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब देखो, मतलब होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यही है ना क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको किसी भी एक भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर लाना है। मतलब इसको लाना है कितना, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात। संगत भुजा मतलब ए बी का स्क्वायर, तो इसका संगत हो जाएगा पी सी स्क्वायर, यही है ना ए बी का, पी सी पी क्यू, सही है, बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, तो इधर क्या है संगत, क्यू आर का वर्ग। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया। ये तो इतना सिद्ध करना था अपने को, ठीक है। अब ध्यान दो
एक काम मैं ये करता हूं, इसका क्षेत्रफल निकालो तो। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या निकलेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार है कितना? BC गुणित ऊंचाई, ऊंचाई AD, तो ऊंचाई हो जाएगी क्या जी? हो जाएगी समीकरण नंबर पहला 2। ठीक है, दूसरा में लो, दूसरा में अगले वाले का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये हो जाएगा 1/2 आधार कितना? QR, ऊंचाई कितना? PS। समीकरण नंबर 2 ऊपर मिटाऊंगा सवाल का और ये रचना तक को मिटा दूं। देखो अब ये दोनों को ना बटे कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 1 में 2 को। चलो समीकरण 1 में भाग देने पर किसको? 2 को, इसको लिख लेना। ठीक है, चलो समीकरण 1 क्या है? ये लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड का राइट हैंड से, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित BC गुणित AD, और बटे में हो जाएगा 1/2 इसका कितना है? गुणित QR गुणित RS, हो जाएगा क्या? हो जाएगा QR PS। ठीक है, LOPS। 1/2 से 1/2 कटेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा BC बटे QR गुणित, इसको लिख सकता हूँ मैं AD बटे PS। एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, त्रिभुज किसमें किसमें देखो, ADB में देखो, ADB में, तथा देखो त्रिभुज सेम टू सेम PSQ में देखो, किसमें किसमें? PSQ में। इसमें देखो क्या क्या समानता दिख रहा है, क्या क्या समानता दिख रहा है। सबसे पहले तो देखो कि कोण B बराबर कोण Q होगा, क्योंकि ये समरूप दिया है, अब समरूप दिया है तो संगत कोण बराबर होते हैं। समझ में आया? ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, भुजा से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब इसमें मैं लिख सकता हूं कोण B बराबर है क्या? कोण Q। क्यों है? क्योंकि समरूप है, समरूप कोण है, समरूपता प्रमेय से, या समरूप है लिख दो। क्लियर है क्या? आप ध्यान से देखो, ये लंब गिरा हो तो कोण ADB बराबर कोण PSQ हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि लंब है, और लंब है मतलब दोनों 90 अंश का है। समझ में आया? तो ये दोनों बराबर होगा ना, 90 अंश। ठीक है, तथा कोण, कौन सा कोण? कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण PSQ। क्यों बराबर होगा? प्रत्येक 90 अंश का, ये थोड़ी समरूप है, प्रत्येक 90 अंश का है ना, इसलिए बराबर हुआ ये। समझ में आया? अब देखो दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो समरूप हो गया ना, हो गया ना। ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, अब दो कोण बराबर है तो समरूप तो हो गया ना। समझ में आया? समझ में आया? दो कोण बराबर है तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS के। समझ में आया? आ गया। अतः मैं लिख सकता हूं, इसको मिटाऊं अब, अतः मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? अतः मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज PSQ के। क्लियर है? दो कोण बराबर है ना, तो यहां पर लिख दो कोण समरूपता से। ठीक है ना, कोण समरूपता से। ठीक है, चलो अब बराबर है तो समरूप है तो जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में होंगे, संगत भुजाओं को जो अनुपात है वो बराबर होगा ना, समरूप में यही तो होता है ना। चलो, मतलब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं? AB बटे PQ, AB बटे PQ, AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर हो जाएगा
AD बटे PS के हो जाएगा क्या, हो जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब एक काम करो, अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज ये समरूप है, ये जो बड़ा वाला ये समरूप है, सवाल में ही दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है ना समरूप है करके। चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों तो समरूप है ना, ये दोनों समरूप है, इससे तो हम ये जानते हैं कि इसका और इसका अनुपात इसका इसके अनुपात के बराबर हो रहा है। मतलब ये दोनों समरूप है, तो क्या मैं इसमें ये भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें अगर समरूप है तो AB बटे PQ बराबर बराबर क्या BC बटे QR, ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये समरूप दिया है ना, क्या है, समरूप दिया है, सवाल में दिया हुआ है कि समरूप है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो दो समीकरण हो गया ना, इसको समीकरण नंबर 3 दो, इसको समीकरण नंबर 4 दो। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, AB बटे PQ का मान इतना, AB बटे PQ का मान इतना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। मतलब समीकरण 3 व 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं AD बटे PS के जगह लिख सकता हूं क्या, BC बटे QR लिख सकता हूं क्या, समझ में आ रहा है, लिख लिया ना। देखो ना AB बटे PQ का मान ये था, AB बटे PQ का मान ये था, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आया। शुरुआत में क्या किया, इसको समरूप बना दिया, इसको समरूप बना दिया, ये वाले को समरूप बना दिया, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ठीक है सर। उसके बाद क्या किया, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना भी तो होता है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, क्योंकि ये दोनों भी तो समरूप है। समझ में आया। तो क्या किया, ये इसका तो काम नहीं था ना यार, इसका काम नहीं था मेरे को ना, ये जो AD बटे PS था ना, इसको हटाना था कैसे भी करके। समझ में आया। तो AD बटे PS जो है इस रूप में हटा, इस रूप में, इस रूप में, लेकिन इस रूप में नहीं चाहिए था मेरे को, BC बटे QR था ना, तो BC बटे QR में चाहिए था, लेकिन ये जो इस रूप में जो है वो इस रूप के बराबर है, क्योंकि समरूप है, तो उसके बराबर इसको लिख लिया। समझ में आया। बस मान रख दो, अब बस मान रख दो, यहाँ पर मान रख दो। एक काम करो ना, एक काम करो ना, इसको समीकरण 3 दो, क्योंकि इसमें भी मान रखना है, तो इसको 4 दे दो, समीकरण नंबर 4 दे दो, और इसको 5 दे दो, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर आ जाएगा, समीकरण 4 व 5 से ये लिखाएगा नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करो, AD बटे PS के जगह क्या ले आएगा, AD बटे PS के जगह BC बटे QR। समझ में आया। चलो इसको लिखो, अब यहां से मिटाऊं, यहां से, अब ध्यान देते रहो। समीकरण 3 में, समीकरण किसमें, समीकरण 3 में क्या किए, AD बटे PS का मान रखने पर, समीकरण 3 चलो लिखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा, देखो BC बटे QR गुणित AD बटे PS की जगह क्या लिख सकता हूं, BC बटे QR, यही तो लाना था क्या। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। समझ में आया। तो देखो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, या अनुपात के वर्गों के बराबर है, की मतलब है। समझ में आया, ठीक। तो ऐसा, अब इसी प्रकार से बाकी भी हो जाएगा, इसी प्रकार से लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसको भी हल करोगे ना तो इतना लंबा उसके लिए भी लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बस बाकी को लिख देना, इसी प्रकार से ये हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या PQR है, ये PQR बराबर क्या हो जाएगा, बराबर, अब सीधा सबको लिख दो ना, ये B है, मतलब AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर हो जाएगा, AB के बराबर समरूप क्या है PQ, बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर और BC स्क्वायर बटे क्या QR स्क्वायर। समझ में आया।
इसी प्रकार से करके लिख देना। अगर निकालना चाहो तो लंबा पूरा आधा टाइम यही खा देगा, क्योंकि खुद देखो यहाँ पे फिर मैं कैसे लंब डाल दूंगा, लंब डाल दूंगा तो क्या होगा मालूम है, इधर भी लंब डाल दूंगा, लंब डाल दूंगा तो क्या होगा मालूम है, इसका ये समरूप तो मैं ला दूंगा, क्योंकि ये और ये बराबर है तो समरूप ला दूंगा। इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात करूंगा, और फिर से लेकिन इसका और इसका अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात के बराबर है। समझ में आया? फिर से वही काम कर दूंगा ना तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना लिख दो चल जाएगा इसी प्रकार से करके। ठीक है, एक भुजा के बराबर लाना है, बाकी याद आता है। क्लियर है क्या? ठीक। सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 81:64 तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब माना दो त्रिभुज बना दो। ठीक है, माना दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज पहला, ये त्रिभुज दूसरा। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल 81 होगा और इसका कितना होगा 64, ऐसे अनुपात में दिया हुआ है। तब संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। मान लो नाम दे दो ABC है और ये मान लो PQR है, नाम दे दो। तब चलो हम जानते हैं समरूप है ना, समरूप है मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का बटे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज PQR का। ये संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है ना, तो वही बोला है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, किसी एक का ही ज्ञात करना है तो कोई भी संगत भुजा ले लो, मान लो ले लो, तो ये हो जाएगा AB² बटे PQ², यही होगा। बराबर में ये भी ले सकते हो ना, AC बटे PR ले सकते हो या BC बटे QR ले सकते हो, आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ये निकालना है, ये अनुपात निकालना है मुझे। चलो, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 81:64, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या 81:64 बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख दूँ क्या, जैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर इधर आके वर्गमूल लगाओ तो ये हो जाएगा वर्गमूल 81/64 बराबर हो जाएगा AB बटे PQ। 81 वर्गमूल 81 का मान कितना होता है 9 और 64 का 8, बहुत सही। तो बराबर हो जाएगा AB बटे PQ। अतः भुजाओं का अनुपात क्या निकला 9:8। समझ में आया? सेम यहाँ निकालना है, सेम टू सेम निकालना है। 36:16 है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात देख के बताओ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 6 और 4। समझ में आया? तो ऐसे देख के निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये है क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो भुजाओं का अनुपात। और अगर भुजाओं का अनुपात दिया है, मान लो भुजाओं का अनुपात दिया है 7:9, किसका अनुपात है भुजाओं का, तब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताओ। क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा करोगे, क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, ये कोई दो भुजा दिया हुआ है तो मान लो ये है AB भुजा का AB और बटे मान लो AB है AB और ये मान लो PQ है PQ। अब ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:9, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगता है तो यहाँ भी तो स्क्वायर लग जाएगा। समरूप है तो भुजाओं का स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी तो वर्ग लग जाएगा। बस अब 7 का स्क्वायर कितना और 9 का कितना 81, तो ये हो जाएगा 49:81। समझ में आया? भुजाओं का दिया है वर्ग कर दो, क्षेत्रफलों का दिया है वर्गमूल निकालो, उसको देख के समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, कैसा कैसा दिया रहेगा, 81 दिया रहेगा, 49 दिया रहेगा, 36 दिया रहेगा, 16 दिया रहेगा, तो इससे तुम लोग समझ में आ जाएगा। समझ में आया? चलो, देख के बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, इसमें ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और छोटा मोटा ही आता है। समझ में आया? ठीक। सवाल ये दिया था कि त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण है ना, 90 से ज़्यादा। यदि AD लंब है CB पर तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC BD। ठीक है, सबसे पहले रचना करो, त्रिभुज बनाओ। ABC में कोण B अधिक कोण है, तो कोण B को पहले अधिक कोण बनाओ। ये कुछ ऐसा बनेगा, कोण B ऐसी बनेगा ना, ये अधिक कोण। ठीक, ये है क्या कोण B नाम दे दो। ठीक है, तो ये C हो जाएगा, है नहीं, और ये ऐसे मिला दिए। और क्या बोला है, और ये बोला है AD लंब है BC पर, मतलब
ये ए हो जाएगा ना। अब ए से एक लंब गिराओ, है नहीं, ए से एक लंब गिरा दो, ये ऐसे। अब ये जो नीचे गिरेगा ना, ये जो नीचे गिरेगा ना लंब, ये क्या है, डी है। अब सही है नहीं, ए डी लंब है सी बी पर या बी सी पर। सवाल समझ में आया? ठीक, तो सिद्ध करना है ये वो पूरा। चलो क्या क्या दिया है, दिया है सबसे पहले तो दिया है कोण बी अधिक कोण है। कोण बी क्या है, अधिक कोण। और रचना ये किए, रचना क्या किए, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर या सी बी पर। तो जैसा सी बी लिखा है तो सी बी लिख दो, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख दो एक बार। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए सी का वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग प्लस 2bc bd, ये करना है। सवाल समझ में आया? अब यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे स्पष्ट है, चूंकि कोण d बराबर तो 90 डिग्री है, क्या कोण d बराबर 90 डिग्री है, तो ये वाले त्रिभुज में देखो ADC में, किसमें देखो ADC में देखो, चूंकि कोण d बराबर 90 डिग्री। एक चीज और लिख लो, एक चीज बस और लिख लो, क्या CD बराबर CD या DC एक ही मतलब है ना, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ DB प्लस BC लिख सकता हूँ क्या, ये इतना पूरा को इतना प्लस इतना लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, यही तो लिखा हूँ ना, कोण CD बराबर DB इतना प्लस BC इतना। समझ में आया? लिख लिया। अब चलो कोण D बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ ना। 90 अंश समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा लंब, क्योंकि यही तो लंब गिरा है, और ये हो जाएगा आधार, ये पूरा, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। चलो त्रिभुज किसमें ADC में, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AD का वर्ग, AD लंब प्लस आधार क्या है DC या CD का वर्ग। CD लिख दूं क्या, CD लिख दूं क्या, CD का वर्ग। समझ में आया क्या? ये तो है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो अच्छी बात है, अब शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं, CD को इसको समीकरण 1 दे दो। CD को समीकरण 1 की जगह देखो, CD की जगह मैं लिख सकता हूँ DB प्लस BC, लिख सकता हूँ ना, तो लिख दूंगा। सिद्ध करना उसको बस रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूँ AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस CD के वर्ग की जगह क्या लिख दूंगा DB प्लस क्या BC, और CD का वर्ग है तो इसका भी वर्ग आ जाएगा। समझ में आया क्या? आ गया। चलो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा वहां पर, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग प्लस क्या, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता है ना सूत्र, क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है ना, A की जगह ये, B की जगह ये। चलो तो ये हो जाएगा DB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2 क्या ADB इंटू B मतलब BC। समझ में आया क्या? A का वर्ग DB का वर्ग, B का वर्ग BC का वर्ग प्लस 2AB। समझ में आया? सूत्र मान रख दी ना, और कुछ थोड़ी किया। चलो अब एक चीज और देखो, ये इसमें देखो, इसको ना नाम दो आप, समीकरण ये है, इसको नाम दो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो उसके हाल में, है नहीं। अब त्रिभुज इसमें देखो, छोटे वाले त्रिभुज में ADB में देखो, त्रिभुज ADB में, किसमें ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। त्रिभुज ADB ये भी तो समकोण है ना, तो ये भी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना। किससे? पाइथागोरस
पैथागोरस प्रमेय लगाओ। पैथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, कर्ण लंब का वर्ग मतलब ए डी वर्ग प्लस आधार मतलब डी बी का वर्ग। देखो ए डी वर्ग प्लस डी बी वर्ग, ए डी वर्ग प्लस डी बी वर्ग। समझ में आ रहा है? इसको क्या कर दो, समीकरण नंबर 3 दो। एक काम करो ना, इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आया? क्या करो, क्या करो, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो, समीकरण 3 में रखने पर। चलो तभी तो आएगा ना यार, तभी तो ए बी आएगा ना, उसमें ए बी है ना, तो ए बी तो लाना जरूरी है। चलो इसको मिटा देता हूँ ना, हटाओ। चलो समीकरण 3 क्या है, ए सी का वर्ग। अब ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी। ये हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस 2 बी सी डी बी, यही लाना था क्या, ए बी बी सी 2 बी सी बी डी, बी डी को डी बी लिख दिया, चलो ना बी डी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, डी बी को बी डी भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया? बस यही लाना था, यही लाना था, समझ में आया? ठीक है, ये लाना था ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग क्या होता है, इतने का वर्ग प्लस इतने का वर्ग। अब इतने को दो भागों में तोड़ दो, अभी पूरे का फॉर्मूला लगा दो। अब ये वाले त्रिभुज में इसका मान निकाल लो, बस हो गया काम खत्म। समझ में आया? ऐसे निकालना है, ठीक। देखो 2018 का सवाल है, 1 करोड़ रुपए के लिए, कितने के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए। सवाल यह है कि ए बी सी एक समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये फलाना बराबर ढकाना है नहीं। चलो क्या है, ए बी सी एक समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है, समरूप नहीं दिया होगा यार, ए बी सी एक त्रिभुज है, वही तो सोचूं, ए बी सी सिर्फ एक त्रिभुज है। समरूप दिया रहता तब दूठन देता ना यार, समरूप आपस अकेला थोड़ी होता, खुदे में समरूप किसी और में होता। चलो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। चलो ए बी सी ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बना देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं ए बी सी। उसके बाद क्या है रचना, ए डी लंब है बी सी पर। अच्छा ए डी से एक लंब ऐसे गिराओ और ये बी सी पर है, यही है। चलो ठीक है, तो सीधे ये करना है। चलो हल दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है, हाँ त्रिभुज एबीसी दिया है, इसको यही तो दिया है ना, त्रिभुज एबीसी जिसमें ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। इसको रचना में डालना चाहते हो तो डाल दो, ये रचना है, ठीक है। ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, मतलब इधर ये 90 डिग्री है और इधर भी ये 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी, क्योंकि दोनों कितना है, 90 अंश का है। समझ में आया क्या, कितने अंश का है, 90 अंश का है। चलो कितना, मेरे को क्या क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, इधर पाइथागोरस से निकाल लूंगा, सी डी चाहिए, इधर पाइथागोरस से निकाल लूंगा, बस। चलो इधर ये दोनों ही तो चाहिए ना, बस और क्या, वही तो करो, ठीक है। या तो इधर को भी बराबर इधर ला सकते हो, एक ही मतलब है, किसी में भी किधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में लगाओ पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब मतलब ए डी का वर्ग प्लस आधार मतलब डी डी का वर्ग, ठीक है। एक चीज मिल गया, समीकरण पहला दो। तथा अगले वाला त्रिभुज में लगाओ, तथा कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होगा, कर्ण मतलब कर्ण का वर्ग मतलब ए सी वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ए डी वर्ग प्लस आधार मतलब डी सी का वर्ग, ठीक है। इधर डी सी चाहिए ना, तो डी सी, इसको इधर भगा दूं, पक्षांतर कर दूं, तो यहां से ये हो जाएगा डी सी वर्ग बराबर क्या होगा, डी सी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए सी वर्ग माइनस ए सी वर्ग, ये इधर आगे माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस
क्या, AD वर्ग। क्लियर है क्या? समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2 क्लियर है क्या? पहला दूसरा। अब दोनों को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। इधर है AB², इधर है DC², यही तो लाना है ना, CD वर्ग DC वही है। समझ में आया? जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं। आ गया है, आ गया है, होशियार लोग पहचान गए होंगे, आ गया है। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, जोड़ने पर, चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है, AB² प्लस DC को CD लिख दूं क्या, ऐसे लिखा हुआ है तो बराबर, राइट हैंड साइड को जोड़ो, ये राइट हैंड साइड इसका क्या है, AD² प्लस BD², इसका क्या है, AC², इसका लेफ्ट हैंड साइड है AD प्लस BD, AD प्लस BD प्लस इसका क्या है, AC², एक मिनट, इसका क्या है, AC माइनस AD, AC माइनस AD², चलो AC² माइनस AD, वही आया राइट हैंड साइड, AD प्लस BD, ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड क्या आया, DC बराबर AC माइनस AD, समझ में आया? ध्यान से देखो, ये भुजा BC है, ये लंब गिरा है, वो इधर बराबर होगा क्या, 90 डिग्री है, तो BC और CD, BC क्या क्या लाना है मुझे, BC AC, BD AC, AD माइनस AD, अरे तो कट गया ना, काहे दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, और ना, तो ये हो जाएगा AB² प्लस CD² बराबर क्या BD, ये लो BD को पहले लिख लो, BD² प्लस AC², ठीक है, ऐसे लाना है। चलो एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है, ठीक है, जिससे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है लड़की लैंप पोस्ट से। समझ में आया? 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट खड़ा है मेरे पास, यहाँ पर खड़ी हुई है जागृति, यहाँ पर ही। अब इसका क्या मन किया तो ऐसा चलने लग गई यहाँ से। समझ में आया है? अब कितनी स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऐसे इधर जा रही है। अब निकालना ये है, अब ये देखो ऐसा जा रहा है तो इसकी जो लड़की की परछाई है ऐसा आगे नहीं बनेगा। समझ में आया? अब यहाँ पर है लाइट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइट। अब यहाँ पर ऐसा जा रही है, वो यहाँ पर ऐसा जा रही है। अब यहाँ पर 4 सेकंड बाद पहले तो ये निकाल लेंगे कि यहाँ पर कितनी दूर चली वो, क्योंकि समय दिया है और वेग भी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है ना, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। और यहाँ पर उसकी परछाई कितनी है उसको निकालेंगे। तो डायग्राम उसका कुछ ऐसा बनेगा। मान लो एक लैंप पोस्ट है, मान लो जो लैंप पोस्ट है वो AB है। क्या है? मान लो AB है। डायग्राम को बुक में ऐसा तिरछा दिया है, मैं सीधा इधर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, किधर ही बना सकते हो। समझ में आया? ये एक लैंप पोस्ट है AB, ठीक है। चलो तो उसको लिखो पहले। हल, माना लैंप पोस्ट AB है, माना लैंप पोस्ट AB है, तब क्या होगा, AB बराबर, देखो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है, मतलब इसके इतने कितने ऊंचाई पर, 3.6, तो इसकी ऊंचाई भी तो हो जाएगी ना उतनी, 3.6 मीटर हो जाएगी। तब क्या होगा, इधर डायग्राम बनेगा, तब ये होगा कि AB बराबर हो जाएगा 3.6 मीटर हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर शुरुआत में लड़की यहाँ पर थी, यहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई थी लड़की, यहाँ पर खड़ी हुई थी, कुछ लंबाई दी हुई थी। उसके बाद इसका क्या मन किया तो ऐसे 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 चलना, मान लो यहाँ तक चल के आ गई। कहाँ तक? यहाँ तक चल के आ गई। तो लड़की की जो लंबाई है वो कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, ऐसी। समझ में आया? समझ में आया? लड़की की जो परछाई है वो ऐसी आ जाएगी। ये देखो, ये लड़की, ये ऐसे बाल जागृति है ये, और ये ऐसे, ये ऐसे ये यहाँ पर आ गई वो, ठीक है। तो इसकी जो परछाई है वो ऐसी बनेगी, है नहीं? ये ऐसा नहीं बनेगी, ऐसा ऐसा, इसकी जो परछाई है, ठीक, ये इसकी परछाई बनेगी, ये इसकी परछाई बनेगी जी। समझ में आया? ये इसकी परछाई बनेगी। चलो अब रचना एक काम ये करो
कि इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये काम बस कर देना। समझ में आया? ठीक है। तो मान लो लड़की जो है ए बी, और ये मान लो लड़की जो है 4 सेकंड पश्चात सी पर पहुंच गई। ठीक है, तब ये जो सी डी होगी यही तो लड़की की परछाई होगी। मान लेता हूँ ना यहाँ तक आया, तो सी डी यही तो लड़की की परछाई होगी। समझ में आया क्या? चलो रचना क्या क्या की है देखो। माना नाना तीटे दिख रहे हैं। माना 4 सेकंड पश्चात लड़की कहां पर है? बिंदु सी पर है। तब इसकी जो परछाई होगी, तब लड़की की परछाई क्या होगी? लड़की की परछाई क्या हो जाएगी? परछाई हो जाएगी सी डी हो जाएगी। माना लड़की की ऊंचाई को कुछ मान लो ना, ए बी सी डी ई मान लो। क्या मान लो? ई मान लो। तब माना लड़की की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है वो मान लो ई सी है। तब दिया हुआ है लड़की की ऊंचाई कितनी है? लड़की की ऊंचाई कितनी? ई सी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। देखो सब चीज मीटर में दिया हुआ है, तो 90 सेंटीमीटर को भी मीटर में लिख दो। पहले इसको लिख लो 90 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, छोटे को बड़ा में बदलो, छोटे को बड़ा में बदलो तो भाग देते हैं, बड़े को छोटा में बदले तो गुणा करते हैं। समझ में आया? छोटा है ना सेंटीमीटर, मीटर में बदल रहे हो, कितना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दो तो ये हो जाएगा कितना? 90/100। ये गया और ये हो जाएगा 0.9 क्या मीटर। समझ में आया? तो ये निकल गया। ये कितना निकल गया? लड़की की हाइट कितनी है? 0.9 मीटर। समझ में आया? इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.6 मीटर। और कुछ ये दूरी हम निकाल सकते हैं ना। लैंप से लड़की को जो दूरी है वो AC है ना, है? लैंप पोस्ट से लड़की की दूरी है वो AC तो है। चलो उसको लिखते हैं। हमें निकालना है CD। क्या निकालना है? CD। ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? CD। देखो चूंकि ध्यान से देखना, यहाँ पर लैंप पोस्ट से लड़की की जो दूरी है, लड़की की दूरी जो है वो क्या है? AC। दूरी बराबर, देखो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या, मैं दूरी को ऐसा लिख सकता हूँ, दूरी बराबर ये उधर आके पक्षांतर हो जाएगा, चाल गुणित समय, ऐसे हो जाएगा। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? चाल गुणित समय। अब बताओ दूरी निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। चाल दिया है, कितना दिया है? 1.2, और समय दिया है 4 सेकेंड। निकल जाएगा। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 मतलब 4.8 मीटर। समझ में आया? लैंप से लड़की कितनी दूरी पर है? 4.8 मीटर की दूरी पर है। अब देखो, अब सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुज देखो मेरे पास। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज DEC है, एक त्रिभुज DBA है ना। चलो अब किसमें देखो त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज ECD में देखो, नाम कुछ भी दे सकते हो, दिक्कत नहीं है। ECD व त्रिभुज BAD में क्या क्या समान है उसको बताओ। क्या क्या समान है? सबसे पहले तो ये देखो कि जो कोण ECD है, जो कोण ECD है वो बराबर हो जाएगा BAD के। सही बोल रहा हूं? कोण BAD के हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? प्रत्येक क्या है? 90 अंश का कोण है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ चलो, और देखो इसमें ये कोण तो कॉमन है क्या जी?
ये कोण तो कॉमन है ना दोनों में, ये कोण जो डी है ना इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब कोण डी बराबर कोण डी दोनों में है, उभयनिष्ठ लिख दो, वही है ना, उभयनिष्ठ कोण है मतलब दोनों में है, समझ में आया। अब देखो दोनों त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो समरूप होता है ना, तो अतः क्या मैं लिख सकता हूं, त्रिभुज ए सी डी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए डी के, लिख सकता हूं कौन से, कोण कोण प्रमेय से, कोण कोण समरूपता से, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, चलो तो लिख दिया। अब देखो कोई दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा भी बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है समरूप त्रिभुजों में, पता है ना, ठीक। और क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समझ में आया, दो चीज जानकारी है हमें। चलो आप सबको लिख देंगे, आप सबको एक ही बार में सॉल्व कर देंगे। देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये पूरी लंबाई, देखो अब क्या, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आ गया, समरूप आ गया। ये त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज में देखो कौन कौन सा भुजा, देखो ईसी ईसी ईसी, तो इसका भी ये वाला संगत क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर देखो इसका ये देखो सी डी सी डी, तो इसका भी ये पूरा हो जाएगा, पूरा ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ना बराबर, समझ में आया। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। चलो अब देखो ई सी लड़के की हाइट, तुम्हारी हाइट कितनी है, 0.9 मीटर, ए बी कितनी, ए बी लैम्प 3.6 मीटर, सी डी कितनी x मीटर मान लो, x मीटर निकालना है, सी डी तो निकालना, चलो सी डी मान लेता हूँ, चलो सी डी निकालना है, अच्छी बात है, ठीक है सी डी। और ए डी क्या होगा, ए डी, ये जो ए डी होगा इसको क्या मैं सी डी प्लस सी ए लिख सकता हूँ, सी ए क्या है 4.8 है, इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ, लिख दिया। चलो इसको हल करो, ये तो कटेगा क्या, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 कट जाएगा, मतलब 1/4 बराबर सी डी प्लस 4.8, हल करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, सी डी प्लस 4.8 बराबर इसका गुणा इधर तो इसका गुणा इधर 4CD, समझ में आया। इसको उधर भगा दो तो 4.8 बराबर 4CD माइनस CD, x मान के हल करोगे ज्यादा अच्छा होगा। चलो 4CD माइनस CD कितना 3CD हो जाएगा ना, 3CD बराबर कितना 4.8, तो CD बराबर कितना 4.8/3, हल कर दो कितना आएगा 16 है, 16×3 = 48, मतलब 16 मतलब 1.6, समझ में आया। तो CD का मान कितना 1.6, अतः लड़की की परछाई कितनी 1.6, क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे बनाना है इसको, ठीक। आ जाए तो क्या किए, ये लैम्प की हाइट दिया हुआ था, ये लड़की की हाइट दिया हुआ था, ये हाइट अपन निकाल लिए, ये जो दूरी है उसको निकालिए, ये दूरी फिर निकालना आसान है, समरूप है तो, ठीक है। चलो हो गया ये।